रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में हम लोग यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग देखेंगे, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग देखेंगे, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग देखेंगे। आफ्टर दिस यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग वी विल सी एक्सेलरेशन में प्योर रोलिंग कैसे होगा। नाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई पर्सपेक्टिव। अगर जेई एग्जाम दे रहे हैं, मेंस, एडवांस, नीट, तो उसके लिए कंसेप्ट थोड़ा सा काम आएंगे। बट फ्रॉम बोर्ड लेवल, बोर्ड पे ये 11th 12th में नहीं आएगा। दिस विल बी नॉट देयर इन 11th 12th। 11th 12th में इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ओनली, देन दिस इज एन टॉपिक विच यू शुड लुक एट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ यूनिफॉर्म मोशन प्योर रोलिंग। यूनिफॉर्म मोशन प्योर रोलिंग का मतलब क्या है? तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन, मान लो हमारे पास एक सरफेस है, उस सरफेस पे मैंने एक सिलेंडर लिया। क्या लिया? सपोज वी हैव अ सिलेंडर। अब ये सिलेंडर ऐसे रोटेट हो रहा है और रोटेट करते करते आगे जा रहा है, रोटेट होते होते आगे जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्योर रोलिंग। इफ v is equal to r omega, velocity of center of mass of this object is equal to r into angular velocity, where r is the radius. v is equal to r omega, हम लोग ने ये कंडीशन देखा था, v is equal to r omega। अगर ये कंडीशन है then we call it pure rolling। velocity of center of mass, which is the linear velocity, is equal to r omega, then it is called pure rolling। okay, तो अब इसमें हम लोग थोड़ा यूनिफॉर्म क्यों बोला वो देखते हैं हम लोग। Because in this case there is the velocity is uniform। velocity कैसा है? constant velocity है। okay? कोई external force नहीं रहेगा तो भी ये uniform motion continued रहेगा। suppose we consider this frictionless surface, और frictionless surface पे मैंने सिलेंडर को एक velocity दे दिया और उसके कारण rolling motion हो रहा है, तो v velocity of center of mass is radius times angular velocity, v is equal to r omega। so in that case it will create pure rolling motion, which is uniform pure rolling, because there is no external force which creates acceleration। तो ऐसा v is equal to r omega कंडीशन कैसे आया उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम में हमारा ऊपर जो रखा है हम लोग ने, दैट इज द सिलेंडर। जो अभी हम लोग ने सिलेंडर देखा था, दैट सिलेंडर ये ऊपर रखा है वो, और नीचे जो मैंने यहाँ पे बनाया ऐसा, दैट इज द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर मैंने सिलेंडर रखा है। ओके, अब P पॉइंट जो है, दैट P पॉइंट लाइज ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। जो सबसे नीचे का पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट P विच आई हैव शोन हियर। एंड उस पॉइंट P के नीचे जस्ट ग्राउंड पे जो पॉइंट है, दैट इज पॉइंट Q। P के नीचे जो ग्राउंड पे पॉइंट है, ग्राउंड पे, दैट इज पॉइंट Q। और P का ये जो सिलेंडर का बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो दैट इज P। ओके, अब थोड़ा सोचो, अगर ये सिलेंडर ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, अगर मान लो ये देखो सिलेंडर, अगर मैंने ऐसा डायग्राम रखा है, इट इज शोन इन द डायग्राम। ओके, तो उस केस में इसका एंगुलर वेलोसिटी कैसा है? क्लॉकवाइज। एंगुलर वेलोसिटी कैसा है? क्लॉकवाइज। तो उस केस में ये जो P पॉइंट है, पहले तो इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन क्यों है P पॉइंट के पास? क्योंकि ये सिलेंडर के साथ आगे जाएगा। ये जो पूरा सिलेंडर ही कुछ वेलोसिटी VCM से आगे जा रहा है, ट्रांसलेशन मोशन के कारण VCM वेलोसिटी से पूरा सिलेंडर ही आगे जा रहा है। तो P पॉइंट जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ऑफ द सिलेंडर, वो भी आगे जाएगा। किस वेलोसिटी से? VCM, वो उसका लीनियर वेलोसिटी है। अब उसके अलावा ये गोल घूम रहा है, तो गोल घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी के कारण ये नीचे वाला पॉइंट पीछे जाएगा। देखो ये जो नीचे वाला बॉटम मोस्ट पॉइंट है सिलेंडर का, वो लीनियर मोशन के कारण, ट्रांसलेशन मोशन के कारण आगे जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी के कारण ये r ओमेगा वेलोसिटी से पीछे जाएगा। सो इफ यू थिंक केयरफुली अबाउट दिस पॉइंट, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, वो सिलेंडर मूव हो रहा है VCM वेलोसिटी से। सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर मूव हो रहा है आगे इन राइट डायरेक्शन बाय द वेलोसिटी VCM, जो मैंने यहां पे दिखाया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और एंगुलर मोशन के कारण, एंगुलर वेलोसिटी के कारण, देखो एंगुलर वेलोसिटी के कारण ये रोटेट होगा, तो ये जो पॉइंट P है, इसका वेलोसिटी पीछे के डायरेक्शन में रहेगा r ओमेगा। v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा वेलोसिटी कहां रहेगा? पीछे। ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ड्यू टू द एंगुलर मोशन, द सिलेंडर विल हैव
आर ओमेगा वेलोसिटी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो उसके पास एक वेलोसिटी होगा आगे के डायरेक्शन में, दैट इज द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCM। दूसरा वेलोसिटी होगा आर ओमेगा ड्यू टू द रोटेशनल मोशन। एक वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में ड्यू टू द मोशन ऑफ द सिलेंडर विच इज द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द सिलेंडर इन राइट डायरेक्शन, एंड दूसरा वेलोसिटी होगा आर ओमेगा ड्यू टू द एंगुलर मोशन विच इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये P पॉइंट पे वो वेलोसिटी का असर कहां होगा, पीछे। द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट P पॉइंट ड्यू टू द एंगुलर मोशन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन विच इज आर ओमेगा। ओके, अब when will we call a body to be describing pure rolling motion? बॉडी कब प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है ऐसा हम लोग बोलेंगे, when there is no relative motion between this point P on the cylinder, the bottommost point of the cylinder P and the ground point Q just below the bottommost point P. When there is no relative motion between the point P and point Q, we say cylinder is performing pure rolling motion. That is what I have written here. Pure rolling is there when there is no relative motion between points P and Q. P is the bottommost point of the cylinder and Q is the point on the ground just below the bottommost point P. When there is no relative motion between P and Q, we say the cylinder is performing pure rolling motion. Okay. Now देखो, अगर कौन सा पॉइंट इसमें वेलोसिटी है, क्या P पॉइंट के पास वेलोसिटी है या Q पॉइंट के पास वेलोसिटी है? ऑफ कोर्स Q पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है क्योंकि Q पॉइंट तो ग्राउंड पे है। हम लोग रेस्ट फ्रेम से देख रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, तो ग्राउंड कैसा है, रेस्ट पे। तो पॉइंट Q एट ग्राउंड हैज 0 वेलोसिटी। पॉइंट Q एट ग्राउंड हैज व्हाट, 0 वेलोसिटी, क्योंकि वो ग्राउंड है। ग्राउंड को हम लोग कैसा मानते हैं, एट रेस्ट, बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। So hence point Q at ground has 0 velocity. तो point Q का velocity कितना है, 0। अब मैंने क्या बोला, for pure rolling motion P और Q का velocity कैसा होना चाहिए, same होना चाहिए, तभी तो relative motion नहीं होगा। There should be no relative motion between P and Q for pure rolling. That means velocity of P should be equal to velocity of Q. लेकिन velocity of P तो है हमारे पास। P के पास दो velocities है, एक वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में ड्यू टू द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड दूसरा वेलोसिटी पीछे के डायरेक्शन में ड्यू टू द एंगुलर मोशन आर ओमेगा वेलोसिटी। तो टोटल वेलोसिटी कितना आएगा P पॉइंट का, आगे के डायरेक्शन में VCM, पीछे के डायरेक्शन में आर ओमेगा, आगे के डायरेक्शन में VCM, पीछे के डायरेक्शन में आर ओमेगा। नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज VCM माइनस आर ओमेगा। सोचो थोड़ा सा, वही मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देखो, नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज VCM माइनस आर ओमेगा। देखो, ये हम लोग ने बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए निकाला। कोई और जनरल पॉइंट होता, मान लो अगर ब्लू कलर में मैंने कोई और पॉइंट बनाया, मान लो इधर S पॉइंट बनाया, तो S पॉइंट पे कैसा होगा, ये S पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, मान लो S पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, तो वी विल हैव टू वेलोसिटीज। एक तो S पॉइंट के पास, ये जो S पॉइंट है जो मैंने यहां बनाया, उसके पास एक तो वेलोसिटी हो VCM। क्यों VCM, उसका आगे के डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि वो पॉइंट S जो है वो सिलेंडर का हिस्सा है। सिलेंडर का हिस्सा है तो फिर उसके पास सिलेंडर का वेलोसिटी तो होगा ही। तो सिलेंडर का वेलोसिटी कितना है, VCM, तो VCM इन राइट डायरेक्शन। दूसरा, एंगुलर वेलोसिटी के कारण इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगा ऊपर, विच इज आर ओमेगा, आर ओमेगा। तो एक वेलोसिटी है हमारे पास VCM इन राइट डायरेक्शन, दूसरा वेलोसिटी है आर ओमेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। The net velocity, the total velocity, the resultant velocity of point S will be the vector sum of VCM and R omega. The net velocity of point S will be the vector sum of VCM and R omega. तो इसीलिए मैंने देखो कोई भी जनरल पॉइंट के लिए लिखा है, in general for any point P or let us say S, the total velocity of that point is the vector sum of center of mass velocity because it is a part of the cylinder. उसके पास लीनियर मोशन होगा ही, ट्रांसलेशन मोशन होगा ही, सिलेंडर के साथ वो आगे जाएगा ही। तो VCM लीनियर मोशन के कारण, ट्रांसलेशन मोशन के कारण। दूसरा, एंगुलर वेलोसिटी, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। एंगुलर वेलोसिटी के कारण टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा विच इज आर ओमेगा। ये हम लोग ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी V इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा विच इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा, उसका वेक्टर जो भी डायरेक्शन है, इधर जैसे इस पॉइंट पे आर ओमेगा कहां है, ऊपर, और VCM कहां है, राइट डायरेक्शन में। तो देखो दोनों का वेक्टर सम है,
ऊपर मैंने वेक्टर साइन बनाया, ये जनरल नोटेशन है, ये जनरल फॉर्मूला है। द जनरल वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस द tangential velocity of that point which is r omega। लेकिन P पॉइंट पे कैसा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। P पॉइंट पे VCM कहां है, VCM इज इन राइट डायरेक्शन। VCM कहां है, तो VCM हमारा राइट डायरेक्शन में है, क्योंकि वो सिलेंडर के साथ आगे तो जाएगा ही, और r ओमेगा कहां है, पीछे। तो नेट वेलोसिटी एट पॉइंट P इज VCM माइनस r ओमेगा। VCM आगे, r ओमेगा पीछे, तो पीछे इसलिए माइनस r ओमेगा। अब अगर मान लो प्योर रोलिंग करना है, तो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, तो मैंने देखो बताया था प्योर रोलिंग के लिए देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन P एंड Q। नो रिलेटिव मोशन मतलब क्या, जितना Q का वेलोसिटी है उतना ही P का वेलोसिटी होना चाहिए। देखो नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू हैंड्स मतलब दोनों साथ साथ जा सकता है, या तो दोनों रेस्ट पे रहेगा। अगर ये रेस्ट पे है तो इस हैंड का वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि रिलेटिव मोशन न रहे। तो इट्स फॉर नो रिलेटिव मोशन व्हाट विल हैपन, फॉर नो रिलेटिव मोशन दिस शुड हैव जीरो वेलोसिटी। जितना वेलोसिटी नीचे वाले पॉइंट का है उतना ही वेलोसिटी ऊपर वाले पॉइंट का है, लेकिन नीचे वाला पॉइंट ग्राउंड का पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, जीरो। तो ग्राउंड पॉइंट का वेलोसिटी जीरो है, तो VQ जीरो है, तो VQ जीरो है, तो VP कितना आना चाहिए, जीरो। तभी तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा। जितना Q का वेलोसिटी है उतना ही P का वेलोसिटी होना चाहिए। Q का वेलोसिटी कितना है, जीरो, क्योंकि वो ग्राउंड पे, तो P का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, जीरो। तो इसीलिए VP इक्वल टू VCM माइनस r ओमेगा में VP कितना करेंगे हम लोग, जीरो। तो VP जीरो क्योंकि VQ जीरो है, तो VP जीरो जब करेंगे तो व्हाट विल हैपन, VP इज इक्वल टू VCM माइनस r ओमेगा विच इज इक्वल टू जीरो, हेंस VCM इज इक्वल टू r ओमेगा आएगा। जब VP का वैल्यू जीरो डालेंगे, ये वैल्यू जीरो डालेंगे, तो VCM विल बी इक्वल टू r ओमेगा। तो VCM इज इक्वल टू r ओमेगा। तो ये ऐसा हम लोग का कंडीशन होगा फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग के लिए दिस इज द कंडीशन। और इस केस में फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, देयर इज नो फ्रिक्शन। यहां पे कोई फ्रिक्शन का बात ही नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है, तो देयर इज नो फ्रिक्शन। रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन है, रिलेटिव मोशन यहां पे नहीं है, सो देयर इज नो फ्रिक्शन। तो इसलिए मैंने लिखा है फ्रिक्शन इज जीरो। अब मान लो इस पे हम लोग एक कोई फोर्स लगाते, अगर मेरे पास कुछ फोर्स होता, कैपिटल F, कोई फोर्स लगाता मैं, तो उस केस में एक्सेलरेशन होता, और एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग भी हो सकता है। एक्सेलरेशन होगा तो भी प्योर रोलिंग पॉसिबल है। कैसे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा अगर है, इफ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा, देन वी से प्योर रोलिंग इज देयर, एंड इन दैट केस फ्रिक्शन विल प्ले अ रोल। अगर मान लो ए इज इक्वल टू आर अल्फा है तो एक्सेलरेशन होगा और प्योर रोलिंग होगा, उस केस में फ्रिक्शन एक्ट करेगा सो एज टू मेक ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट केस, रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या होगा, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग का एग्जांपल है, मान लो अगर एक कार है बहुत स्पीड में जा रहा है, कार है वो बहुत स्पीड में जा रहा है, और अचानक मैंने ब्रेक लगा दिया, तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी तो है। देखो कार फुल स्पीड में जा रहा है और अचानक मैंने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक जब मैंने दबा के रखा है तो एंगुलर वेलोसिटी व्हील का कम हो गया। जब मैंने ब्रेक दबाया तो व्हील का एंगुलर वेलोसिटी कम हो गया, मतलब आर ओमेगा कम हो गया, आर ओमेगा कम हो गया। लेकिन लीनियर वेलोसिटी तो है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी तो है, मतलब VCM है, लेकिन आर ओमेगा कम हो गया। तो VCM ग्रेटर देन आर ओमेगा मतलब क्या, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। ऐसा क्यों बोलेंगे हम लोग, क्योंकि कार का एंगुलर वेलोसिटी कम है, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो मोशन फुल स्पीड में जा रहा है आगे, क्योंकि उसका स्पीड बहुत हाई था, इनर्शिया के कारण इट विल ट्राई टू मेंटेन द स्पीड। तो उस केस में स्लिप होते होते आगे जाएगा वो गाड़ी। देखो गाड़ी ऐसा नहीं है कि तुम ब्रेक दबा के रखोगे, फुल स्पीड में जा रहा है, मान लो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गाड़ी जा रहा है, और तुमने हल्का सा ब्रेक दबा दिया या जोर से ब्रेक दबाया, तो गाड़ी क्या तुरंत रुक जाएगा 1 सेकंड में या आधे सेकंड में, नहीं, गाड़ी आगे स्लिप होते जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। थोड़ा थोड़ा तो टायर रोल हो रहा है, लेकिन टायर रोल हो रहा है लेकिन साथ साथ आगे स्लिप हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो उसका कैसा हम लोग का एनालिसिस होगा, सो दैट इज व्हाट वी विल सी नाउ। अब देखो ये VCM तो यहीं पे है, एंगुलर वेलोसिटी है ऐसा। अब हम लोग का अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप हो रहा है, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग के लिए पॉइंट P आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए। फॉरवर्ड स्लिपिंग के लिए, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग के लिए पॉइंट P आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए। ऑफ कोर्स पॉइंट P आगे जाना चाहिए, इसीलिए तो फॉरवर्ड स्लिपिंग बोला है। तो पॉइंट P अगर आगे जाना चाहिए
तो पॉइंट पी का वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पॉइंट पी का वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। लेकिन पॉइंट पी का वेलोसिटी तो हम लोग ने ऑलरेडी निकाला है, वीपी इज इक्वल टू वीसीएम माइनस आर ओमेगा, ये ऑलरेडी हम लोग ने निकाला था। पॉइंट पी का वेलोसिटी कितना है, वीसीएम, लीनियर मोशन के कारण वीसीएम आगे के डायरेक्शन में, ट्रांसलेशन मोशन के कारण आगे, क्योंकि पॉइंट पी सिलेंडर का हिस्सा है, सिलेंडर आगे जा रहा है वीसीएम वेलोसिटी के साथ, तो पॉइंट पी भी आगे जाएगा वीसीएम वेलोसिटी के साथ, तो वीसीएम आगे और आर ओमेगा कहां है, पीछे, तो वीसीएम आगे आर ओमेगा पीछे, नेट वेलोसिटी वीपी इज इक्वल टू वीसीएम माइनस आर ओमेगा। लेकिन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होना है तो पॉइंट पी को आगे मूव होना है, आगे मूव होना है तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ग्रेटर देन जीरो है, तो वीपी का इक्वेशन जो है वीसीएम माइनस आर ओमेगा, उसको मैंने ग्रेटर देन जीरो इक्वेट किया, तो वीसीएम ग्रेटर देन आर ओमेगा आएगा, ऑब्वियस है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर फॉरवर्ड स्लिपिंग। अब फॉरवर्ड स्लिपिंग जब भी होगा, आगे के डायरेक्शन में एक तरह से गाड़ी का टायर आगे मूव हो रहा है, टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ टायर कहां है, आगे, तो फ्रिक्शन कहां होगा, पीछे, तो फ्रिक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए मैंने फ्रिक्शन कहां मार्क किया है, पीछे। अब फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, थोड़ा देखो, फ्रिक्शन पीछे क्यों है समझा, टेंडेंसी ऑफ मोशन आगे है टायर का, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। अब फ्रिक्शन पीछे है, फ्रिक्शन पीछे है, गाड़ी का मोशन आगे है, टायर का मोशन आगे है, टायर का मोशन आगे है, फ्रिक्शन पीछे है, तो वेलोसिटी का क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी विल डिक्रीज, तो वीसीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए फ्रिक्शन पीछे होने से के कारण वीसीएम का वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिक्रीजेस। अब देखो दूसरा बात, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो डिक्रीज हो जाएगा बराबर, लेकिन ये फ्रिक्शन पीछे होने की वजह से जो टॉर्क लगेगा, देखो टॉर्क लगेगा कि नहीं, ये फ्रिक्शन के कारण टॉर्क लगेगा, तो जो टॉर्क लगेगा वो फ्रिक्शन का टॉर्क इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। देखो अगर मान लो ये टायर ऐसा है और मैंने ऐसे फोर्स लगाया इसको, देखो अगर इसके डायग्राम के हिसाब से देखे, ओके, तो ये टायर मैंने ऐसा पकड़ के रखा है और फ्रिक्शन कहां है, फ्रिक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन कहां है, पीछे के डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन अगर ऐसे लगा है तो फिर ये कैसे घुमा रहा है इसको, इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घुमाएगा, ओके, मतलब क्लॉकवाइज में घुमाएगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा, फ्रिक्शन इसको क्लॉकवाइज में घुमाएगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा मतलब आर ओमेगा बढ़ेगा, आर ओमेगा वैल्यू विल इंक्रीज। देखो जो वैल्यू कम था आर ओमेगा उसको अब फ्रिक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन विल नाउ स्टार्ट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर ओमेगा। पहले देखो इस केस में कौन सा वैल्यू ज्यादा है वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्यादा है या आर ओमेगा ज्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्यादा है, वही मैंने यहाँ पे इस फिगर में बताया, वेलोसिटी सीएम, वीसीएम ज्यादा है आर ओमेगा कम है, देखो वीसीएम ज्यादा है आर ओमेगा कम है, लेकिन वीसीएम का वैल्यू घट रहा है, क्यों घट रहा है मैंने बताया तुम्हें, देखो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कम, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होते जाएगा, कम, फ्रिक्शन पीछे इसलिए वेलोसिटी टायर का कम होते जाएगा, तो इसीलिए वीसीएम कम होते जाएगा। और दूसरा वीसीएम कम होते जाएगा लेकिन आर ओमेगा बढ़ते जाएगा, क्यों, बिकॉज ये फ्रिक्शन टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जो कि उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा, आर ओमेगा बढ़ाएगा, तो आर ओमेगा का वैल्यू बढ़ते जाएगा। At one point, what will happen is VCM will be equal to R omega. VCM का वैल्यू घटते जाएगा, R omega का वैल्यू बढ़ते जाएगा, and at one point VCM will be equal to R omega, and then it will be a case of pure rolling. तो ऐसा फिर pure rolling चालू हो जाएगा। अब if acceleration is greater than R alpha, देखो जैसे VCM is greater than R omega, तो फिर क्या है, फॉरवर्ड स्लिपिंग है, फ्रिक्शन पीछे, और एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन आर अल्फा, जैसे यहां पे इक्वेशन है वैसे ही यहां पे, इफ लीनियर एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन आर अल्फा देन फ्रिक्शन इज बैकवर्ड डायरेक्शन, जो फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में हमने दिखाया, ओके। नाउ थर्ड केस, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग, ये इस केस का एग्जैक्टली उल्टा केस है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, बैकवर्ड स्लिपिंग मतलब पीछे के डायरेक्शन में मोशन है, ऐसा कब होगा, देखो चिखल में गाड़ी है, अगर गाड़ी मान लो चिखल में, तो चिखल में जब गाड़ी है तो उस केस में गाड़ी का टायर तो फुल स्पीड में घूमेगा, चिखल में अगर तुमने गाड़ी मान लो पूरा गाड़ी चिखल में अटका हुआ है तो तुम अगर एक्सीलेटर दबा के गाड़ी फुल स्पीड में चला रहे हो तो गाड़ी का जो टायर है वो तो फुल स्पीड में पीछे घूम रहा है लेकिन गाड़ी उतना आगे नहीं जा रहा है, तो आर ओमेगा ज्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, आर ओमेगा ज्यादा है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी कम है, ओके। तो ये जो है आर ओमेगा ज्यादा होना, वीसीएम कम होना, देखो चिखल में जो गाड़ी घूम रहा है ऐसे टायर जोर जोर से घूमेगा लेकिन गाड़ी बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा, थोड़ा ही आगे जाएगा, या हो सकता है बहुत ही कम आगे जाए या न भी जाए, ओके, वहीं पे अटका रहे गाड़ी, ओके, मींस लीनियर वेलोसिटी बहुत कम है गाड़ी का।
लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो टायर का है वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो आर ओमेगा ग्रेटर देन वीसीएम, तो ये बैकवर्ड स्लिपिंग है। ओके, तो बैकवर्ड स्लिपिंग कब होगा? तो देखो, लेट अस अगेन डू द सेम थिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग है, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। तो बैकवर्ड स्लिपिंग में क्या होगा? बैकवर्ड स्लिपिंग मींस पॉइंट पी इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पॉइंट पी इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर पॉइंट पी पीछे जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस केस में वीपी कैसा होगा? लेस देन जीरो। तो वीपी लेस देन जीरो, लेकिन वीपी का इक्वेशन क्या था? VCM minus R omega. If I equate this less than zero, then we get VCM is less than R omega, which is the condition for backward slipping. अब देखो इस केस में कैसा है, कौन सा वैल्यू ज्यादा है, R omega या VCM? R omega ज्यादा है, इसीलिए मैंने इस फिगर में R omega ऊपर दिखाया, VCM नीचे दिखाया। अब क्या होगा, देखो बैकवर्ड स्लिपिंग है, स्लिप कहां पे हो रहा है? गाड़ी पीछे, गाड़ी का स्लिपिंग पीछे, गाड़ी का टेंडेंसी ऑफ मोशन पीछे, तो उस केस में फ्रिक्शन कहां होगा? आगे। तो फ्रिक्शन आगे है, अब फ्रिक्शन आगे है, फ्रिक्शन आगे है तो वो टायर को आगे लेने में मदद करेगा, तो VCM को बढ़ाएगा। तो इसीलिए देखो इस ग्राफ में VCM बढ़ते जा रहे हैं। देखो फ्रिक्शन आगे है, इसीलिए VCM बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जो फ्रिक्शन के कारण टॉर्क होगा, वो टॉर्क कैसा होगा? वो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, टायर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। इस फ्रिक्शन का डायरेक्शन आगे है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहां है? आगे। फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहां है? आगे। तो आगे के कारण ये टायर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो टायर एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी के कारण इसका एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा। टेंडेंसी फ्रिक्शन इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, इंजन गाड़ी को, टायर को आगे घुमाना चाह रहा है, तो इसीलिए इसका एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा तो आर ओमेगा का वैल्यू कम होगा। इसलिए देखो इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं आर ओमेगा का वैल्यू कम होगा, VCM का वैल्यू बढ़ेगा। व्हेन VCM इक्वल्स R ओमेगा, उस पॉइंट पे प्योर रोलिंग चालू हो जाएगा। एट दैट टाइम वी विल हैव प्योर रोलिंग। एंड VCM लेस देन R ओमेगा, बैकवर्ड स्लिपिंग। वैसे ही A लेस देन R अल्फा, फ्रिक्शन कहां होगा? फॉरवर्ड। जैसे बैकवर्ड स्लिपिंग में फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहां है? आगे, तो A लेस देन R अल्फा में फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहां आएगा? आगे। ओके, सो दिस इज फॉर प्योर रोलिंग, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग, जो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का प्योर रोलिंग देख रहे हैं। अब उसके बाद मान लो एक्सेलरेटेड मोशन में प्योर रोलिंग देखें। कौन सा? एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो एक्सेलरेटेड मोशन में प्योर रोलिंग कैसे हो सकता है हम लोग का? तो एक्सेलरेटेड मोशन में वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया, फिर से वही टायर लिया हम लोग ने, जो टायर अभी तक हम लोग बना रहे थे वैसा ही टायर मैंने लिया। तो सपोज वी मेक अ टायर एंड इफ आई अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स F एंड वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो एक टायर मैंने बनाया यहाँ पे। ओके, दिस इज अ टायर, इस पे मान लो मैंने फोर्स लगाया ऐसे ऊपर। ओके, अब फ्रिक्शन का कोई तो डायरेक्शन होगा, लेट अस से फ्रिक्शन हम लोग ने अज्यूम किया कहां है? आगे के डायरेक्शन में। ओके, अब इसमें हम लोग का इक्वेशंस क्या क्या आएगा? सपोज द रेडियस इज R, रेडियस कितना है? R, रेडियस ऑफ द टायर इज R। तो इस फोर्स के कारण व्हाट विल हैपन? ड्यू टू फोर्स F, ड्यू टू दिस फोर्स कैपिटल F, कौन सा फोर्स? कैपिटल F, what will happen? we will have acceleration। एक तो इस फोर्स के कारण there will be acceleration होगा, और दूसरा चीज जो होगा वो क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स के कारण एक तो लीनियर एक्सेलरेशन होगा, दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ओके, सो एक्सेलरेशन मान लो आगे के डायरेक्शन में, फोर्स आगे तो मैंने एक्सेलरेशन कहां माना? आगे। ओके, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा? टोटल फोर्स कितना है? कैपिटल F प्लस स्मॉल f अपॉन, मान लो मास ऑफ टायर कितना है? M। मास ऑफ टायर मैंने कितना माना? कैपिटल M। तो टोटल फोर्स अपॉन मास, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रोटेशनल मोशन का इक्वेशन क्या आएगा। तो रोटेशनल मोशन का इक्वेशन क्या आएगा? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब टॉर्क किस किस के कारण है? एक तो टॉर्क इस कैपिटल F फोर्स के कारण है, दूसरा टॉर्क फ्रिक्शन फोर्स के कारण है। तो कैपिटल F के कारण टॉर्क कितना आएगा? कैपिटल F इंटू कैपिटल R। ओके, दिस विल बी द टॉर्क। टॉर्क इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। और फ्रिक्शन के कारण टॉर्क कितना आएगा? तो फ्रिक्शन फोर्स का डिस्टेंस कितना है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना बीच में, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है? रेडियस R ही है, लेकिन वो टॉर्क उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। देखो, ये अप्लाइड फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो क्लॉक, मान लो हम लोग अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, अब ऑफ कोर्स अप्लाइड फोर्स ज्यादा मानेंगे
क्योंकि अप्लाइड फोर्स का ही तो बाय प्रोडक्ट है फ्रिक्शन। अगर अप्लाइड फोर्स ही नहीं तो फ्रिक्शन थोड़ी आएगा। तो हमारा अप्लाइड फोर्स मान लो ज्यादा है, तो कैपिटल एफ इंटू कैपिटल आर, ये जो टॉर्क है क्लॉकवाइज घुमाने वाला वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रिक्शन का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। दिस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ओके, अब इधर से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल देंगे। तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इंटू आर अपॉन आई। तो ये भी हमारा इक्वेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर लेट अस से 2। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2। ओके, एंड हाउ इज 1 and 2 रिलेटेड? 1 and 2 are related by what equation? Are related by A is equal to R alpha. A is equal to R alpha, ये तो याद है सबको। तो A is equal to R alpha से रिलेटेड। तो let us use the values. A is equal to R alpha gives, मैं A का वैल्यू रखेगा। A का वैल्यू कितना है, कैपिटल F प्लस स्मॉल f अपॉन M, और R इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है, कैपिटल F माइनस स्मॉल f इंटू R अपॉन I। ओके, ऐसा इक्वेशन आएगा कि नहीं? okay. अब ये देखो अच्छे से हम लोग अच्छा फॉर्म में आ रहे हैं, कैपिटल F प्लस स्मॉल f अपॉन कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू ये M कैपिटल है, M R स्क्वायर। M R स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि R इंटू आर, आर स्क्वायर आएगा। R इंटू आर क्या आएगा, R इंटू आर, आर स्क्वायर अपॉन, अपॉन क्या बचा, I, बराबर है कि नहीं, I डिनोमिनेटर में बच गया। सो दिस इज द इक्वेशन। अब हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करेंगे। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या है, A by B is equal to C by D, then ये मैथ्स में सबने पढ़ा है, दिस इज द मैथमेटिकल प्रॉपर्टी व्हिच इज नोन एज कंपोनेंटो डिविडेंडो। A प्लस B अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D। ये जब हम लोग फॉर्म यूज करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, 2f अपॉन 2 स्मॉल f इज इक्वल टू mr स्क्वायर प्लस I अपॉन mr स्क्वायर माइनस I। ओके, सो कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करके आएगा, A by B is C by D, then A plus B upon A minus B is C plus D upon C minus D। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो से ही आएगा, एंड देन वी विल कैंसिल ऑफ 2। ओके, तो यहां से हम लोग को एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आया, स्मॉल f व्हिच इज द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल F इनटू mr स्क्वायर माइनस I अपॉन mr स्क्वायर प्लस I। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स का इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम लोग को आ गया। लुकिंग एट दिस इक्वेशन, if mr square is greater than I, देखो mr square क्या होगा, क्या हम लोग बोल सकते हैं, if I is equal to mr square, if I is equal to mr square। मान लो एक फर्स्ट केस हम लोग ने लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is mr square, जैसे रिंग के लिए होता है, रिंग के लिए I is mr square, then फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ऑब्वियसली इतना तो समझ ही रहा है, 0। फ्रिक्शन फोर्स 0 है। देखो if I is mr square, then mr square minus mr square becomes 0, then friction force becomes 0। and if I is less than mr square, I is less than mr square, मान लो I mr square से कम है, then what can you say about the friction force, पॉजिटिव होगा या less than 0 होगा? तो in that case friction force is positive, that means it is in forward direction। फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, पॉजिटिव। देखो सोच के देखो थोड़ा, सोचो थोड़ा, if I is less than mr square, then friction is in forward direction। कैसे, I is less than mr square, तो कौन बड़ा है, mr square बड़ा है, तो mr square बड़ा है तो mr square माइनस I ग्रेटर देन 0 आएगा। तो mr square माइनस I ग्रेटर देन 0 आएगा, तो डिनोमिनेटर तो वैसे भी ग्रेटर देन 0 है, फोर्स तो वैसे भी ग्रेटर देन 0 है, तो एवरी टर्म f mr square माइनस I and mr square प्लस I is ग्रेटर देन 0, तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स भी ग्रेटर देन 0 होगा। फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन 0 मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। सो I is less than mr square, then friction is in forward direction। अब अगर तुम सोचोगे थर्ड केस में लूंगा I is less than mr square के बदले I is greater than mr square, then what, then nothing। ऐसा होता ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ने देखा है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैक्सिमम वैल्यू है वही mr स्क्वायर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए कितना था, mr स्क्वायर, डिस्क के लिए कितना था, mr स्क्वायर बाय 2, स्फीयर के लिए 2/3 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर, कोई भी फिगर ले लो mr स्क्वायर से ज्यादा वैल्यू नहीं आया था। तो दैट मींस इफ I is greater than mr स्क्वायर, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ये सब किस केस के लिए,
दिस इज फॉर एक्सिलरेटेड. देखो अप्लाइड फोर्स है, हम लोग का फोर्स अप्लाई किया हम लोग ने, सो दिस इज फॉर एक्सिलरेशन, एक्सिलरेटेड मोशन के लिए, एक्सिलरेटेड रोलिंग के लिए. अगर रोलिंग में हम लोग एक्सिलरेशन दे रहे हैं, क्यों एक्सिलरेशन आ रहा है? क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई किया है. So if we apply the force, then it is accelerated rolling motion. तो accelerated rolling motion के लिए हम लोग ये केस देख रहे हैं. वो यूनिफॉर्म रोलिंग का तो हम लोग ने पहले ही देख लिया. If V is equal to R omega, pure rolling. V greater than R omega, rolling with forward slipping. V less than R omega, rolling with backward slipping. फिर A is equal to R alpha, accelerated motion में pure rolling. A greater than R alpha, friction acts in forward direction, and it is if A is less than R omega, then friction acts in backward direction. तो वो सब तो हम लोग ने ऑलरेडी जो देख लिया, वो देखा था. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर अप्लाइड फोर्स है, अगर अप्लाइड फोर्स है तो उस केस में एक्सेलरेटेड मोशन होगा. और हम लोग ये फोर्स के हिसाब से ये सब डिस्कस कर रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स के कारण फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा. तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन एक तो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, या तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, देयर विल बी नो फ्रिक्शन. फॉर substance like ring, for a body like ring, if I is mr square, then no friction acts. And for other objects, for other objects I is less than mr square, for other objects other than ring I is less than mr square, then friction acts in forward direction. और उस फ्रिक्शन के कारण ही टायर या जो भी बॉडी ले रहे हो, स्पीयर, सिलेंडर, जो भी तुम ले रहे हो, तो वो सब आगे के मोशन में आगे जाएगा. तो whenever we have applied force on a rolling object, so in that case friction either acts in forward direction or it is zero. For a case like ring or hollow cylinder, friction is zero. ये किसके लिए? रिंग के लिए या फिर hollow cylinder के लिए, hollow cylinder. बाकी सब ऑब्जेक्ट्स के लिए, चाहे फिर सॉलिड स्पीयर हो, hollow स्पीयर हो, कोई भी और ऑब्जेक्ट हो, तो उस केस के लिए I is less than mr square, तो friction is greater than zero and it is in forward direction and it leads to